So students, in this video we are going to learn about the first data mining technique, that is called as classification. I have already told you that in the previous video the definition of data mining. What is the definition of data mining? It is nothing but is a process of extracting knowledge from a huge volume of data. That means what, from the data warehouse we are going to extract the knowledge, and for extracting the knowledge we need to perform analysis कैसे करेंगे? With the help of various data mining algorithm. Algorithms three main categories में divided. One is classification, second one is clustering, and third one is association. तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन क्या है इसको समझेंगे. ठीक है. क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट? इट मैप्स द डेटा इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप्स और क्लासेस. एकदम सिंपल वर्ड्स में इतना मतलब समझो कि बहुत सारा डेटा रहेगा. वो डेटा हम लोग उस डेटा को डिफरेंट क्लासेस में हम लोग डिवाइड करने वाले. एक स्पेशल वर्ड यहाँ पर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्री डिफाइंड. जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, प्री डिफाइंड. इट मैप्स द डेटा इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप्स और क्लासेस. हम लोग प्री डिफाइंड क्लासेस में डेटा को मैप करने वाले. ठीक है. नाउ एज द ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड, द क्लासिफिकेशन प्रोसेस गिव्स अ बेटर परफॉर्मेंस. दूसरे टेक्निक से ये पर्टिकुलर प्रोसेस गिव्स अ बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज हियर द ग्रुप्स आर और क्लासेस आर प्री डिफाइंड. ठीक है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ लेट अस फर्स्ट सी द फर्स्ट algorithm that is called as Naive Bayesian classification algorithm. So in that, first of all, we'll first study the theory of this Bayesian classification. Then after that we'll see the numerical. Okay, so let us start. So first of all we'll come across a term called as unknown sample. So let's see what is this unknown sample. In simple words, just remember, जो डेटा हमारा रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को मैं 3 क्लास में डिवाइड कर रहा हूँ, C1 C2 C3. ठीक है. अब ये जो डेटा तीनों क्लास में डिवाइड हो गया है, तो वो जो डेटा किस फॉर्म में है? सैम्पल्स के फॉर्म में. यानी फॉर एग्जाम्पल देर आर 100 सैम्पल्स ऑफ डेटा. वो 100 सैम्पल को मैंने क्या किया हूँ, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया हूँ, C1 C2 C3. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 35 एक क्लास में, 35 सैम्पल्स दूसरे क्लास में, रिमेनिंग 30 थर्ड क्लास में. ठीक है. ऐसे एक अननोन सैंपल हमारे पास में आ जाता है. अब मुझे ये डिसाइड करना है कि अननोन सैंपल कौन से क्लास में मुझे असाइन करना है, C1 में या C2 में या C3 में. So the definition of unknown sample is that sample for whom class label is not known. ऐसा सैंपल जिसका मुझे क्लास लेबल पता नहीं है, वो कौन से क्लास में जाना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे अननोन सैंपल. ठीक है. जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, इन द न्यूमेरिकल विल कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्म. हम लोगों को अननोन सैंपल ये टर्म हमारे सामने आएगा, फिर हम लोग वहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि अननोन सैंपल एक्चुअली है क्या. ठीक है. सो लेट्स सी फर्दर पार्ट. Next, Bayesian classification is based on Bayes theorem of probability, which is used to compute the conditional probability. Maths में आप लोगों ने probability term आप लोगों ने सुना होगा. So Bayesian classification is actually based on Bayes theorem of probability. Bayes theorem of probability पे based है. And Bayes theorem of probability क्यों यूज करते हैं? टू कंप्यूट और टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं. ठीक है. ये थियरी पार्ट है बेसियन क्लासिफिकेशन का. सो बेसिकली हम लोग को करना क्या है यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग को एक अननोन सैंपल रहेगा. लेट्स से उसका नाम मैं देता हूँ X. ठीक है. अब एक और कैपिटल H हम लोग डिनोट करते हैं हाइपोथेसिस के लिए, जो ये बोल रहा है कि सैंपल X जो है वो क्लास C को बिलोंग कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्लास C को X बिलोंग कर रहा है और ये मैंने H में हाइपोथेसिस ले लिया. ना अब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी. किसकी प्रोबेबिलिटी? H बाय X. क्यों? बिकॉज मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अननोन सैंपल X कौन से क्लास में जाएगा. ठीक है. तो ये मुझे कौन बता रहा है? बेसियन क्लासिफिकेशन. कैसे बता रहा है उसकी थियरी हम लोग देख रहे हैं. सो यहाँ पर एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय X. एज पर बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय X इज प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ X. इसको रिमेंबर करने का आसान तरीका ये है कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय X को आप रिवर्स कर दो, X बाय H कर दो, तो ये टर्म मिलेगा. फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ H यहाँ पर न्यूमरेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ X डिनोमिनेटर. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बन गया. ये फॉर्मूला हम लोग आगे चल के यूज करने वाले.
ना जो डेटा है, लेट्स से उस डेटा को मैंने n क्लासेस में डिवाइड कर दिया हूँ। सपोज देयर आर n क्लासेस C1 C2 C3 से लेके Cn तक के। ना अभी जो बेजियन क्लासिफिकेशन है, इसमें जो बेजियन क्लासिफायर वो क्या करता है, अगर कोई अननोन सैंपल x आ जाता है तो ये अननोन सैंपल x कौन से क्लास में जाएगा, C1 में जाएगा कि C2 में जाएगा कि C3 में जाएगा। उसके लिए मुझे एक टर्म कैलकुलेट करना है जिसको मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई बाई एक्स। जो भी रहेगा C1 तो C1 बाई एक्स, C2 तो C2 बाई एक्स, C3 तो C3 बाई एक्स। ऐसे में हर क्लास का प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास डिवाइड बाय एक्स की प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करूंगा। और जिस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी है उसका ये टर्म अगर ग्रेटर आया, सबसे ग्रेटर जिसका आया, उस पर्टिकुलर क्लास में ये सैंपल एक्स जाएगा। ऐसा मुझे बेसियन क्लासिफिकेशन बोलता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक अननोन सैंपल एक्स है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये अननोन सैंपल एक्स C1 में जाएगा कि C2 में जाएगा कि C3 में जाएगा। तो उसके लिए बेसियन क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, पहले आप एक टर्म कैलकुलेट करो C1 बाय एक्स इसकी प्रोबेबिलिटी, C2 बाय एक्स इसकी प्रोबेबिलिटी, C3 बाय इसकी प्रोबेबिलिटी। तीनों में से जिसका भी वैल्यू सबसे ग्रेटर रहेगा उस क्लास में ये एक्स जाने वाला है। मान लो C2 बाय एक्स की ग्रेटर सबसे ज्यादा, तीनों में से सब C2 बाय एक्स का वैल्यू सबसे ग्रेटर है, दैट मीन्स व्हाट, अननोन सैंपल एक्स C2 क्लास को असाइन हो जाएगा। ये कौन बोलता है, बेजियन क्लासिफिकेशन बोलता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस में हम लोग को एक और फॉर्मूला रिमेंबर करना है। सो लेट्स सी वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम लोग, नेव बेजियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज इट इज बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट सेज the effect of an attribute value on a given class is independent of the values of the other attributes involved in the problem। मतलब मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, probability of x by ci is equal to pi means product of probability of xk by ci where k is going from 1 to m। तो ये क्या है 1 to m, k is 1 2 3 till m, that is nothing but number of attributes। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 4 है तो के का वैल्यू 1 to 4 जाएगा। अगर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 6 है तो के का वैल्यू 1 to 6 जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे हम लोग। जब हम लोग के सामने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला को कैसे हम लोग यूज करेंगे इन द न्यूमेरिकल, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग ये हम लोगों को थियोरी हम लोगों ने सीख लिए हैं नेव बेजियन क्लासिफिकेशन की। तो इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल समझते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जाम में जब भी आता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल में देखो क्वेश्चन पूछते कैसे हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा आपके सामने। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा हम लोगों को बोल रहे हैं कि एक अननोन सैंपल एक्स आपको दिया जा रहा है। अब ये अननोन सैंपल एक्स कौन से क्लास में जाएगा ये आपको प्रेडिक्ट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट द क्लास लेवल फॉर अननोन सैंपल एक्स यूजिंग नेव बेजियन क्लासिफिकेशन। नेव बेजियन क्लासिफिकेशन यूज करके आप प्रेडिक्ट करो कि अननोन सैंपल एक्स कौन से क्लास में जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या दिया जाएगा, एक अननोन सैंपल एक्स, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और आपको एक ट्रेनिंग सेट दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग सेट के अकॉर्डिंगली मुझे ये पता करना है कि अननोन सैंपल एक्स कौन से क्लास में जाएगा। अब क्लास के लिए भी क्लास लेवल एट्रीब्यूट आपको बताया जाएगा। क्लास लेवल एट्रीब्यूट यहाँ पर है बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर। ठीक है, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर की जो भी वैल्यूज रहेगी, जितनी वैल्यूज रहेंगी उतने हमारे क्लास बनेंगे। मान लो बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर के 3 वैल्यूज है तो 3 क्लास बनेंगे, अगर 2 वैल्यूज है तो 2 क्लास बनेंगे। तो देखते हैं कि कितने वैल्यूज है बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर की। तो इसका जो ट्रेनिंग सेट है वो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट ट्रेनिंग सेट इज दिस। अगर देखोगे तो ये भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ दिस इज द ट्रेनिंग सेट। ये ट्रेनिंग सेट में देखो कितने एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे हैं। एक एज नाम का एट्रीब्यूट है, इनकम नाम का एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट है, क्रेडिट रेटिंग और बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर। ठीक है, 14 टोटल सैंपल्स हैं। एज के वैल्यूज देखो कैसे कैसे, लेस देन इक्वल टू 30, 31 टू 40 और ग्रेटर देन 40, 3 टाइप के वैल्यूज है। इनकम में हाई, मीडियम, लो। स्टूडेंट में या तो येस है या तो नो है। क्रेडिट रेटिंग में फेयर है, एक्सेलेंट है। 2 टाइप के वैल्यूज। बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर में कितने टाइप के वैल्यूज है, येस और नो। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में बोला गया कि बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर आपका क्लास लेवल एट्रीब्यूट है। दैट मीन्स व्हाट, जितने नंबर ऑफ क्लासेस हम लोगों को बनाने वो ये पर्टिकुलर क्लास लेवल एट्रीब्यूट बताएगा। अब इसमें कितने टाइप की वैल्यूज है, येस और नो, 2 ही टाइप की वैल्यूज है। दैट मीन्स मेरे ये क्वेश्चन में 2 क्लास बनने वाले हैं। एक क्लास वो जिसमें बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर का वैल्यू येस है, एक क्लास वो जिसके अंदर बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर की वैल्यू नो है। तो 2 क्लास बनेंगे। लेट से मैं C1 नाम का एक क्लास लेता हूँ, C2 नाम का एक दूसरा क्लास लेता हूँ। एक C1 नाम का क्लास जिसमें बाय कंप्यूटर येस है,
एक C2 नाम का क्लास जिसमें बाय कंप्यूटर नो है। अब दो क्लास बन गए C1 और C2, C1 और C2, एक बनेगा C1, दूसरा बनेगा C2। C1 के लिए बाइंडर्स कंप्यूटर यस है, C2 के लिए बाइंडर्स कंप्यूटर नो है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमको, प्रेडिक्ट द क्लास लेबल फॉर अननोन सैंपल x। दैट मीन्स व्हाट, मुझे अननोन सैंपल x कौन से क्लास में जाएगा ये प्रेडिक्ट करना है। दैट मीन्स व्हाट, ये x C1 में जाएगा या C2 में जाएगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। विच मीन्स व्हाट, अननोन सैंपल x के लिए बाइंडर्स कंप्यूटर यस है या बाइंडर्स कंप्यूटर नो है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि कैसा है क्वेश्चन? तो ये हम लोग अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग नेव बेसियन क्लासिफिकेशन। सो लेट्स से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दिस इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना है कि क्लासेस हमारे यहाँ पर कितने बन रहे हैं। तो टोटल दो क्लासेस बनेंगे यहाँ पर हमारे, वन इज C1, वन इज C2। C2 मीन्स व्हाट, लेट C1 बी द क्लास फॉर होम by underscore computer is yes, let C1 be the class for whom by underscore computer is yes। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसे, so let C1 be the class for whom by underscore computer is yes, and let C2 be the class for whom by underscore computer is no। सो फाइनली मुझे प्रेडिक्ट क्या करना है, दिस सैंपल x C1 में जा रहा है या C2 में जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C2। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 और C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यहाँ पर मुझे बताओ। क्वेश्चन में देख ही रहे हैं हम लोग, तो 14 सैंपल्स है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 14, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आएगा 14। ठीक है, C1 मीन्स फॉर बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस होना चाहिए, तो कैलकुलेट करो बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9/14। और बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 भी आ गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 भी आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। आपको याद होगा हम लोगों ने नेव बेसियन में क्या हम लोगों ने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी एक टर्म हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वो टर्म जो मैंने आपको बताया था, अननोन सैंपल x C1 में जाएगा कि C2 में जाएगा कि C3 में जाएगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा। उसके लिए आपको एक टर्म कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1/x, C2/x, C3/x। सिमिलरली मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1/x, और यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2/x। ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये दोनों में से जिसका भी वैल्यू सबसे ग्रेटर है उस पर्टिकुलर क्लास में अननोन सैंपल x आएगा। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली ये टर्म जो है ना मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जो फॉर्मूला नेव बेसियन बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो उल्टा बता रहा है। नेव बेसियन में जो हम लोगों ने फॉर्मूला स्टडी किया वो कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर देखो, that formula is x by ci, not ci by x, it is x by ci is something this। तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग रिवर्स में फाइंड आउट करेंगे, x by c1 और x by c2 फाइंड आउट करेंगे। देन आगे चल के हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये दो पर्टिकुलर थिंग्स को कैसे हम लोग टैकल करते हैं, c1/x और c2/x। सो एज पर नेव बेसियन क्लासिफिकेशन, वो फॉर्मूला मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ। सो एज पर नेव बेसियन classification, you have to write down this, this is very important. As per Naive Bayesian classification, you need to write down that statement. After that statement you can write down this particular formula. What is that formula? Probability of x by ci is nothing but product of probability of xk by ci, where k is going from 1 to m. What is 1 to m? Is नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, 4 एट्रीब्यूट्स है। कैसे 4 एट्रीब्यूट्स, देखो 1 2 3 4, 4 एट्रीब्यूट्स है, तो 4 यहाँ पर वैल्यूज आएगी। तो ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखो अब फॉर पर्टिकुलर मैं क्लास C1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, देन C2 के लिए अप्लाई करूंगा। ना अभी मैं फॉर क्लास C1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर क्लास C1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय C1 अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या होगा, k इज गोइंग फ्रॉम 1 to m, 1 to m मीन्स व्हाट 1 to 4, 1 to 4 में जाएगा। तो पहला टर्म क्या बनेगा, xk, दैट मीन्स व्हाट x1/4,
सी आई है, दैट मीन्स व्हाट 1, आई यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ, देन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, 1 to m, तो x2 by c1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 by c1, सिमिलरली इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 by c1. अब ये c1 मीन्स व्हाट बाय अंडर कंप्यूटर, यस. x1 x2 x3 x4 मीन्स व्हाट, x1 पहला एट्रीब्यूट है, क्या है पहला एट्रीब्यूट, एज. x2 क्या है, इनकम. x3 क्या है, स्टूडेंट. x4 क्या है, क्रेडिट रेटिंग. अब उसमें भी हम लोग को x से रिलेटेड अननोन सैंपल की वैल्यूज दी गई है. अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, x के लिए एज लेस देन इक्वल टू 30 आपको कंसिडर करना है, इनकम मीडियम, स्टूडेंट यस, क्रेडिटिंग फेयर. दैट मीन्स व्हाट, अब ये वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मीन्स व्हाट, एज. एज भी कैसा, एज लेस देन इक्वल टू 30, तो आपको लिखना होगा एज लेस देन इक्वल टू 30 डिवाइड बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर इज यस. ये हो गया फर्स्ट पर्टिकुलर ब्रैकेट. दूसरा ब्रैकेट x2 मीन्स व्हाट, इनकम मीडियम होनी चाहिए. यहाँ पर आएगा इनकम is equal to medium divided by underscore computer yes. Similarly third term x3 means what, student yes, so student yes divided by underscore computer yes. into fourth term क्या है, x4 means what, crediting fair, so credit rating is equal to fair divided by underscore computer yes. अभी ये चारों की वैल्यूज मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो अभी देखो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर. अभी सबसे पहले हम लोग, सो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर c1, सो x by c1. फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज एज लेस देन इक्वल टू 30 डिवाइड बाय व्हाट, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू यस. तो बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस, ये कितने वैल्यूज हैं मुझे काउंट करके बताओ. बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस, इफ यू काउंट यू विल सी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर तो 9 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, सब जगह 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 9 बिकॉज सब में बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस है. ठीक है, सो ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू गेट 9. So the denominator, in the denominator we are getting 9, and in the numerator what we are going to get, in the numerator we will get age less than or equal to 30. अब by underscore computer yes में आपको ये देखना है कि age less than or equal to 30 कितने हैं ऐसे. So by underscore computer this is the thing, check it out. age less than or equal to 30 है यहाँ पर, no. यहाँ पर है no, यहाँ पर है no, यहाँ पर है नो, यहाँ पर है यस. सो फर्स्ट वैल्यू मिल गई मुझे, ए इज लेस देन 30 और बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस 1. फिर उसको चेक करो नो, हाँ यहाँ पर ए इज लेस देन 30 बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस, तो वैल्यू बिकम्स 2. आफ्टर दैट नहीं नहीं नो. सो सिर्फ 2, देर आर 2 पर्टिकुलर थिंग्स इन विच दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर गेटिंग एज लेस देन 30 एज वेल एज बाय कंप्यूटर यस. तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 2, सो 2 by 9. तो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर, इनकम मीडियम और बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस, इनकम मीडियम बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस. सो बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस में इनकम मीडियम चेक इट आउट करो कितने वैल्यूज, चेक इट आउट करो. यहाँ पर है क्या, नो. यहाँ पर है यस 1 मिल गया. फिर चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो 2 सेकेंड वैल्यू मिल गई यहाँ पर मुझे. आफ्टर चेक करो 3 मिल गई, 4 मिल गई, दैट्स इट. सो आई एम गेटिंग 4. सो सेकेंड आएगा 4 by 9. थर्ड पर्टिकुलर थिंग, थर्ड में क्या है, स्टूडेंट येस बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर येस, स्टूडेंट येस बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर येस. तो चेक इट आउट फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, नहीं है नहीं है येस, यहाँ पर मैच हो रहा है. सो दिस इज द मैचिंग 1 2 3 4 5 6. So I'm getting 6. So that values become 6. The last one, last bracket क्या है, credit rating is equal to fair and by underscore computer yes. So credit rating आप check it out करो, fair होना चाहिए by underscore computer yes में. यहाँ पर है क्या, yes 1 2 3 नहीं 4 5 6. So 6 वैल्यू आएगा, यहाँ पर आएगा 6. So in all मुझे वैल्यूज मिल गई. अब ये वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
x बाय c1 मुझे मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय c1 क्या मिलेगा मुझे? सो दिस इज 2/9 इंटू 4/9 इंटू 6/9 इंटू अगेन 6/9. This probability will not come actually. That is the value we are getting. So 2/9 into 4/9 into 6/9 into 6/9. So what is the value actually we are getting? If you calculate, you will get 0.044. So now आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक टर्म बना करके रख रहा हूँ. लेट्स से ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय c1. सो आई एम राइटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय c1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c1. अभी ये मैं ऐसा क्यों कर रहा है आपको बात लास्ट में पता चलेगा. मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ c1 भी इसको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फाइंड आउट करके मैं रख रहा हूँ, तो उसका वैल्यू मुझे मिलेगा 0.028. ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किए हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ c1 स्टार्टिंग में. देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ c1 क्या है, 9/14. तो 9/14 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1. सो सिमिलरली सेम प्रोसीजर मुझे रिपीट करना है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर क्लास C2 मुझे फाइंड आउट करना है सेम थिंग. तो उसके लिए अगेन मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूंगा, विच इज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय C2. क्या रहेगा मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बाय C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बाय C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 बाय C2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 बाय C2. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में सब में कॉमन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो रहेगा सब जगह. बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर इज इक्वल टू नो. सेम चारों टर्म के लिए यहाँ पर नो, यहाँ पर भी नो, यहाँ पर भी नो. ठीक है. एंड ऊपर क्या रहेगा, x1 मीन्स व्हाट, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था. क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एज लेस देन 30, x1. x2 क्या है, इनकम मीडियम. x3 क्या है, स्टूडेंट यस. एंड x4 क्या है, क्रेडिट रेटिंग फेयर. तो यहाँ पर वो सब आ जाएगा. यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यस, नो नॉट स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू एज लेस देन इक्वल टू 30. x2 क्या है, इनकम मीडियम. x3 क्या है, स्टूडेंट यस. एंड x4 का क्रेडिट रेटिंग फेयर. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे. बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो के लिए एज लेस देन 30 कितना है, तो सबसे पहले नो जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. नो कितना है, वैल्यूज जो सी ओ है, नो कितना है, 1 2 3 4 5. सो 5 है तो कॉमन चारों टर्म में 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. अब न्यूमरेटर में नो बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो में एज लेस देन 30 कितना है वो भी मुझे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर चेक इट आउट. नो के लिए एज लेस देन 30 है, यस 1 है, 2 है, देन आफ्टर दैट यस 3 है, 3 के बाद में दैट्स इट, ओनली 3. सो यहाँ पर आएगा 3/5. सिमिलरली बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो और एज और फिर दूसरा आपका आएगा इनकम मीडियम. ये ऐसे कितने वैल्यूज है, चेक इट आउट. चेक इट आउट आपको कितने मिलेंगे. देखो नो और इनकम मीडियम, नो और इनकम मीडियम नहीं है, नहीं है, नहीं है, यस 1 मिला और 2 मिला. तो यहाँ पर आएगा 2/5. सिमिलरली स्टूडेंट यस, बाय कंप्यूटर नो. यहाँ पर देखो नो ही, यस 1 मिला, only 1. So I will be getting 1/5. The last one, probability of crediting fair and buy into computer no. ऐसे कितने वैल्यूज चेक करो. सो यहाँ पर देखेंगे 1 मिला, 1, फिर 2 I have got, 2 के बाद में only 2. So that means 2/5. उसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा, so I will get this probability something 3/5, 2/5, 1/5, 2/5, will get some value. So that value को अगेन मैं इसी टर्म में लेकर के आऊंगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय c1 इंटू प्रोबेबिलिटी c1, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय c2 तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर. इसी को अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय c2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c2 ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू एज 0.007. सो ये मुझे मिल गया वैल्यू. सो दिस बिकम्स नाउ इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब ये दोनों को मैं यूज कैसे करूँगा ना. अभी बेसियन क्लासिफिकेशन क्या बोलता है मुझे जरा याद करते हैं. बेसियन क्लासिफिकेशन ये बोलता है कि इफ आई हैव n classes, if I have n classes, let's say C1, C2, C3 till Cn, so probability
दैट पर्टिकुलर अननोन सैंपल x ये कौन से क्लास में जाएगा, इसके लिए आपको हर एक का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. लेट्स से सी आई बाय एक्स, और फिर ऐसे ही सी जे बाय एक्स. ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते जाओ, सी वन बाय एक्स, सी टू बाय एक्स, सी थ्री बाय एक्स, टिल सी एन बाय एक्स. जिसका भी टर्म सबसे ग्रेटर रहेगा अननोन सैंपल एक्स, उस पर्टिकुलर क्लास में जाएगा. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना था वो कैसा बना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई बाय एक्स शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जे बाय एक्स. ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमारा बेसियन क्लासिफिकेशन हमको बताया था. अभी मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा. क्यों मॉडिफाई करूँगा? सो दैट जो मुझे वैल्यूज मिला है, जो इक्वेशन मेरा बना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, वो पर्टिकुलर फॉर्मूला को बनाऊंगा. सो दैट मुझे ये पता चलेगा कि मेरा अननोन सैंपल एक्स कौन से क्लास में जाएगा. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई बाय एक्स शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जे बाय एक्स. तो इसको आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करो यहाँ पर बेस थ्योरम. बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, इसमें यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करो. सो एज पर बेस थ्योरम, एज पर बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में मैंने आपको कैसे बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई बाय एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको रिवर्स करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय सी आई इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. याद आ रहा है, मैंने ऐसे आप लोगों को बताया. दिस शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको भी वैसे कैलकुलेट करो, एक्स बाय सी जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जे डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. So multiply probability of x on both the sides. This would get cancelled. So बचेगा क्या, probability of x by ci into probability of ci should be greater than probability of x by cj into probability of cj. अब ये वैसे ही टर्म में आ गए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 है. इक्वेशन और 1 एंड 2, उसको दे दो 3. तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 मुझे क्या मिला, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x by c1 into probability of c1 मेरे पास है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x by c2 into probability of c2, ये भी इक्वेशन नंबर 2 में. अब बस दोनों में कंपेयर करो, जिसका भी वैल्यू सबसे ग्रेटर है आपका अननोन सैंपल x उस पर्टिकुलर क्लास में जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x by c1 into probability of c1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x by c2 into probability of c2, इसका वैल्यू 0.028 है, इसका वैल्यू 0.027. सो फ्रॉम 1, 2 एंड दिस 3 मुझे क्या पता चला, वैल्यू ग्रेटर इसका है. तो मेरा अननोन सैंपल एक्स कौन से क्लास में जाएगा, C1 क्लास में जाएगा. C1 क्लास मीन्स व्हाट, अननोन सैंपल एक्स के लिए बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर क्या होगा, यस होगा. ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 we predict sample x will go to class C1. ठीक है, that is by underscore computer would be yes for this unknown sample x. So this is the particular solution for this particular numerical. So यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको क्लास लेवल प्रेडिक्ट करना है अननोन सैंपल एक्स के लिए. ठीक है, और क्लास लेवल एट्रीब्यूट क्या है, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर. इसका वैल्यू आपको पता करना था येस या नो. तो क्या हमको मिला है, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर इसके लिए येस आ रहा है इस अननोन सैंपल एक्स के लिए. समझ में आया? ओके.